वंदे मातरम दोस्तों, मैं मनदीप सिंह। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनदीप सिंह सोशल एक्टिविस्ट। असर पड़ता है हमें। तो दोस्तों, आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर चुनावों की समाप्ति हुई और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर बम्पर वोटिंग हुई है मध्य प्रदेश में, और जहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर कहते हैं कि थोड़ा सा कम वोटिंग हुई है, लेकिन वोटिंग छत्तीसगढ़ के अंदर भी अच्छी हुई है। तो देखना ये है कि सेमीफाइनल जैसे कहा जा रहा था कि 2024 का ये सेमीफाइनल होगा, तो इस सेमीफाइनल के अंदर मध्य प्रदेश किस ओर जाता है और छत्तीसगढ़ किस ओर जाता है। एक एक्स फैक्टर की हम बात करना चाहेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश के अंदर कई सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है और छत्तीसगढ़ के अंदर भी कई सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है। क्या छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का लड़ना बीजेपी को प्लस दे के जाएगा? कांग्रेस के वोट कटेंगे? क्या मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के साथ जो कांग्रेस की फाइट है उसमें क्या आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, या कांग्रेस का फायदा जो है आम आदमी पार्टी देगी? ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। एक्स फैक्टर की तरह जो है आम आदमी पार्टी वहाँ पर मौजूद जरूर है और आम आदमी पार्टी को आप हल्के में वहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि ये इससे पहले गुजरात चुनाव के अंदर और उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर भी हमने देखा है, और गुजरात चुनाव के अंदर इसका ज़्यादा असर पड़ा है, जहाँ कांग्रेस ऐसा लग रहा था कि अच्छी फाइट देगी बीजेपी को, लेकिन आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ ग्राफ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो वोटर हैं वो आपस में एक दूसरे पे बट गए, और जिसका फ़ायदा जो है वो बीजेपी की वहाँ पे दोबारा से सरकार बन गई। और यही कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में लड़ना, आम आदमी पार्टी का छत्तीसगढ़ में लड़ना, क्या आम आदमी पार्टी कहीं बीजेपी को दोबारा से आगे आने का कहीं इनडायरेक्टली मौका तो नहीं देगी? ये एक्स फैक्टर है कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा ग्राफ हमें लगता है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा। बहरहाल मध्य प्रदेश जहां ऑलरेडी बीजेपी की सरकार कई सालों से चलती आ रही है और पिछली कमलनाथ की सरकार को उन्होंने गिरा के दोबारा से जो है बीजेपी ने वहाँ पे कब्जा किया था, और कई उनके दिग्गज नेता, बीजेपी के दिग्गज जो नेता है, कई कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई एमएलए भी आए थे, और उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिरा के बीजेपी में जाकर बीजेपी को मजबूती दी थी। और अभी हाल ही में 2 दिन पहले जो बयान प्रियंका गांधी का आया, जिसमें प्रियंका गांधी कहती है कि इनके परिवार ने पहले भी गद्दारी करी है और अब भी ये गद्दारी कर रहे हैं, तो बहुत ही दिलचस्प फाइट हो चुकी है ज्योतिरादित्य सिंधिया में और प्रियंका गांधी के अंदर। और देखना ये है कि रिजल्ट किस ओर बैठता है। 3 तारीख तक का इंतज़ार है, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मजबूती जो दिखाई जा रही है वो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई जा रही है। बहरहाल छत्तीसगढ़ के अंदर भी हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर, क्योंकि मैं खुद छत्तीसगढ़ के अंदर सर्वे का हिस्सा रहा हूँ पिछली बार, और छत्तीसगढ़ में हम लोग गए हैं, तो छत्तीसगढ़ के अंदर हमने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि रमन सरकार ने वहाँ बहुत काम किया था उस समय, और बहुत बहुत दूर दराज के गांव के अंदर भी रमन सरकार ने सड़कों का जाल बिछाया था। और छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल के कामों की तारीफ बहुत होती है दोस्तों, लेकिन क्या इस बार भूपेश बघेल दोबारा से वापस आएंगे या रमन सरकार दोबारा से वापस आएगी? ये दिलचस्प कहानी है जो आपको आने वाले समय में पता चलेगी कि वहाँ किसकी सरकार बनती है। और ऐसा ही कुछ हाल मध्य प्रदेश का है। क्या मामा वापस आएंगे या कमलनाथ की सरकार बनेगी? राहुल गांधी का तो कहना है कि उनका जो इंटरनल सर्वे है उसमें मध्य प्रदेश के अंदर वो बम्पर तेजी से जो है वो सरकार बनाने जा रहे हैं और अच्छे मार्जिन से वो लोग जीत के आएंगे। तो ये तो आने वाला समय बताएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी, या मध्य प्रदेश मामा की विदाई तय है और कांग्रेस का दोबारा से वहाँ पे राज आएगा। ये तो वक्त तय करेगा। 3 तारीख को हम वोटों का इंतज़ार करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी और अजीत अंजुम और हमारे कुछ और जो बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं उनकी रिपोर्ट देखते हैं। आइए दोस्तों नमस्कार। चुनाव संपन्न हुए, अब सरकार किसकी बनेगी? सुबह से देर शाम तक वोटिंग के तौर तरीके, चाहे वो महिलाओं की लंबी कतार हो, चाहे युवाओं का बड़ी तादाद में पहुंचना हो,
चाहे आदिवासी बहुल इलाकों में आदिवासियों की पहुंच और पकड़ जो अलग अलग पोलिंग बूथ पर नजर आई, वह भी इस बार हैरान करने वाली रही। रिकॉर्ड टूटे वोटिंग को लेकर, तो क्या यह रिकॉर्ड का टूटना सत्ता पलट की पहली निशानी है, या फिर सत्ता को बरकरार रखने के लिए जो राहत और रियायत का ऐलान इस दौर में किया गया, उसी की जमा पूंजी अलग अलग जगहों पर अलग अलग लंबी लंबी कतारों के जरिए क्या समझी जा सकती है? लेकिन उससे पहले तीन चार बड़े सवाल। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वोटिंग पैटर्न ने तीन मैसेज बहुत साफ दिए। पहला मैसेज, चुनाव को लेकर और वोटिंग करने को लेकर पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा बड़ा उत्साह था। दूसरा सवाल, सत्ता जाएगी या नहीं जाने दी जाए, इसको लेकर मध्य प्रदेश के भीतर तकरीबन 10 जगहों से हिंसक खबरें भी आई, चाहे वो मारपीट को लेकर हो, चाहे अलग अलग केस भी दर्ज किए गए। तीसरा सवाल, इस दौर में महिलाओं की मौजूदगी ने एक सवाल खड़ा किया, क्या वाकई जो राहत और जो सुविधा और जो पैसा, उसका ऐलान जिस भी पॉलिटिकल पार्टी, खास तौर से बीजेपी और कांग्रेस ने किया, उस वजह से महिलाएं इस बार बड़ी तादाद में शिरकत कर रही हैं, या वजह कुछ और है? इसके बाद का सवाल बहुत साफ है। राजनीतिक तौर पर तीसरे राजनीतिक दल की कोई स्थिति इन चुनाव में बनती नहीं है, चाहे मध्य प्रदेश के भीतर आम आदमी पार्टी की मौजूदगी हो या समाजवादी पार्टी की मौजूदगी हो, या छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस ही क्यों ना हो। बहुत सीधे तौर पर वोटरों की मानसिकता चलती रही, और विकास शब्द शायद एक झटके में इसलिए इस वोटिंग के दिन गायब नजर आया, क्योंकि लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई जो तमाम राहत रियायत घोषणा पत्र के जरिए या फिर भाषणों के जरिए जो बड़े बड़े नेताओं ने बताया और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा किया, वह हर जहन में रेंग रहा था। शायद इसीलिए डेवलपमेंट तो मध्य प्रदेश के भीतर इसलिए ठहर जाता है क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वो कोई आज से नहीं है, बीते 18 बरस से है। और छत्तीसगढ़ के भीतर का सवाल इस बार बीजेपी के किसी चेहरे के ना होने को लेकर है। यह स्थिति मध्य प्रदेश के भीतर भी रही। तो आखिर के दो सवाल और निकलते हैं, क्या वाकई मोदी गारंटी ने काम किया? यानी शिवराज सिंह चौहान का चेहरा नहीं, रमन सिंह का चेहरा नहीं, चेहरा एक ही शख्स का, और वो प्रधानमंत्री का चेहरा। उसकी वजह लोकसभा चुनाव और राज्यों के चुनाव के भीतर तकरीबन 10% का ज्यादा वोट लोकसभा में अगर मोदी चेहरे के आश्रय आ जाना है, तो फिर मोदी गारंटी को काम करना चाहिए। और दूसरी तरफ 18 बरस से एक ही सत्ता मध्य प्रदेश के भीतर है, और छत्तीसगढ़ के भीतर भूपेश बघेल जो राजनीतिक प्रयोग किसान और पशुधन तक से जोड़कर कर रहे हैं, उसने भी कई सवालों को जन्म दे दिया। लेकिन टकराव की परिस्थिति में मध्य प्रदेश के वोटिंग के दिन जो बात निकल कर आई, उसमें सत्ता की आवाजाही के भीतर कितनी ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के लिए कमजोर है, जो नजर इस वोटिंग में आ गई। कितनी सीटें कांग्रेस के लिए कमजोर रहीं, जो नजर आ गई। ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त वोटिंग का होना और भोपाल और इंदौर शहर में वोटिंग कम पड़ना, यह मैसेज क्या बीजेपी के शहरी मतदाताओं के लिए और उनके अपने वोटरों के लिए कहीं खतरे की घंटी तो नहीं? ये सारे सवाल हैं। तो आइए आज के दिन की उस तमाम परिस्थितियों को परखा जाए, जिसमें शुरुआत तो इस बात को लेकर कि मध्य प्रदेश के भीतर छतरपुर में बीजेपी के प्रत्याशी पर हत्या का केस दर्ज किया गया, क्योंकि उनके जरिए जो एक हत्या का आरोप लगा है और वह प्रत्याशी समेत 20 और लोगों पर लगाया गया है, वो कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रम सिंह के ड्राइवर को लेकर है, जिसको कुचल दिया गया। तो बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद पहेरिया पर और 18 और लोगों पर यह केस दर्ज किया गया। मुरैना के दिमनी में जहां पर नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर फायरिंग हो गई एक मतदान केंद्र में। इंदौर नंबर 4 में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता हाथापाई और मारपीट पर उतारू हो गए। हरदा में पोलिंग बूथ पर करंट आया, एक युवक की मौत हो गई, लोगों में आक्रोश चरम पर आ गया।
उज्जैन और खरगोन के इलाके में एक एक वोटर को हार्ट अटैक भी आया, लेकिन इंदौर के महू में बीजेपी के काफिले ने कांग्रेस पर तलवार से हमला कर दिया। यह हिंसक घटना महू के इलाके में हुई। ग्वालियर पूर्व में भी जबरदस्त हिंसा हुई। भिंड के मेहगांव में बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला पर पथराव हुआ। उनके गार्ड ने बंदूक निकाली और गोली चला दी। राजगढ़ के बयावरा क्षेत्र में बादलपुर गांव में भाजपा के जिला महामंत्री के जो अमित शर्मा है उन पर हमला बोल दिया गया। देवास के इलाके में कांग्रेसी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने तो सीधे आरोप लगा दिया कि बीजेपी बूथ कैप्चरिंग कर रही है। हिंसा की परिस्थितियों ने एक मैसेज बहुत साफ दिया कि सत्ता के भीतर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लग रहा है कि दोनों सत्ता में आ रहे हैं। यानी एक तरफा मामला नहीं है। यह हिंसक परिस्थिति जिन 10 जगहों का जिक्र हो रहा है उन 10 जगहों पर कम से कम यह नजर आया। अगला सवाल, मध्य प्रदेश के भीतर कमलनाथ की सरकार बनेगी या फिर बीजेपी आ जाएगी? यहां पर शिवराज सिंह चौहान का जिक्र नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो चेहरा नहीं थे, लेकिन एक मैसेज उसके भीतर था। अगर शिवराज सिंह चौहान होते चेहरे के तौर पर मध्य प्रदेश के भीतर, तो जिस रूप में दिल्ली ने सोचा कि एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है, वह कम से कम और पॉजिटिव हो जाती। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के साथ बीजेपी के मैदान में आने पर परसेंटेज ऑफ वोट हो सकता है और बढ़ जाता। यह नजर अलग अलग जगहों पर शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में रखकर ही बीजेपी का पूरा एनालिसिस सारे वोटर कर रहे थे। यहां पर एक चीज और समझने की जरूरत है कि मध्य प्रदेश में जब जिक्र होता है तो चाहे 2013 में 44% हो, चाहे 2018 में 41% हो, लेकिन 2019 में वह 58% बीजेपी के पक्ष में चले जाते हैं। कांग्रेस 36 से 40%, 41% के बीच में घूमती रहती है, वो लोकसभा का चुनाव हो या राज्य का चुनाव हो। और शायद इसीलिए मोदी का चेहरा बीजेपी ने अपनी सोच समझ के साथ सामने लिया, लेकिन पूरे चुनाव के दौर में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का जिक्र और मोदी गारंटी का जिक्र नहीं था। गाहे बगाहे शिवराज सिंह चौहान का जिक्र था, उनके अपने मंत्रियों का जिक्र था, उनके कैडर का जिक्र था, कहीं आरएसएस का भी जिक्र था, लेकिन मोदी का जिक्र नहीं था। यह शायद दूसरा झटका बीजेपी के लिए कि जिस गारंटी के साथ वह उतरे उनका जिक्र क्यों नहीं हो रहा है। एक चीज समझ लीजिए कि जो सुरक्षित सीटें हैं दलितों को लेकर वो वहां पर लगभग 35 सीट है और जो आदिवासियों को लेकर है वो 47 सीट है। यानी सुरक्षित सीटों का पैमाना इतना बड़ा है जो लगभग 82 सीटों पर जाता है। इन 82 सीटों पर कौन काबिज होगा? और उसमें शेड्यूल कास्ट यानी दलितों की तादाद बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों में रहती है, आदिवासी भी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, यह शहरी इलाकों में नहीं के बराबर है। उन जगहों पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। तो क्या यह सत्ता बदलाव की लहर है? और लहर का मतलब यह होता है कि एक बड़ा अंतर आ जाना, और बड़े अंतर का मतलब यह होता है कि वाकई 25 से 30 सीटें गंवाई जा रही हैं। ऐसा है कि जिन सीटों पर कांग्रेस गंवा रही है वो बीजेपी के पास आ जाएगी, जो बीजेपी गंवा रही है वो कांग्रेस के पास आ जाएगी। इसका मार्जिन कितना है? दरअसल मार्जिन उल्टा है। कांग्रेस जहां सीट गंवा रही है वो 40% के दायरे में आ रहा है, बीजेपी जहां सीट गंवा रही है वो 60% के दायरे में आ रहा है। इसका पहला मैसेज यह है, क्या लगभग 25 सीट का असर पड़ेगा बीजेपी के उस हेल्थ सर्विस पे जो पिछले चुनाव में जीत कर आई थी, या लगभग 10-12 सीट का असर पड़ के नई 25 सीटों पर जीतने की स्थिति में कांग्रेस आ जाएगी? यह भी हो सकता है, जिन जगहों का हम जिक्र आपसे लगातार कर रहे हैं। अब यहां पर यह सोचिए, जब हम इस बात का जिक्र हो रहा है कि आखिर जो वीवीआईपी के इलाके होते हैं जैसे बुधनी में शिवराज सिंह चौहान, जाहिर है वो जीत जाएंगे, विक्रम मस्ताल का कोई मतलब नहीं है, उनको खड़ा किया गया। दिमनी में ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर उतरे हैं और पिछली बार उनके भाई इस जगह पर थे, और सवाल था वो लगातार अपने इलाके में कह रहे थे कि देखिए इस सीट पर जीतने का मतलब यह है कि वह अपने तौर पर मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। मुरैना गया, मुरैना जिले की दिमनी सीट पर गया जहां कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। दिमनी में कई बूथों पर जो हमने देखा वो आपको अपने वीडियो में दिखाया, चाहे तो आप देख लीजिएगा। कई ऐसे बूथ
जहां बीजेपी के कार्यकर्ता तो बहुत मुस्तैद थे, कई जगह बहुत कहें तो लामबंद भी थे, लेकिन कई ऐसे बूथ जहां पुलिस नाम मात्र थी, कई ऐसे बूथ जहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की कोई तैनाती नहीं थी, और कई ऐसी बूथ जहां लोग शिकायत भी कर रहे थे, जिसमें एक बूथ पर कुछ महिलाओं ने शिकायत की, वो भी मैंने आपको दिखाया। और उसके बाद मैं ग्वालियर गया, ग्वालियर के अलग अलग बूथों पर गया। सिंधिया राज घराने के वर्चस्व को लेकर वोटर क्या बोल रहे हैं वो जो दिखा वो भी दिखाया। और अब मैं आ गया हूं दतिया। मेरे पीछे आप देख रहे हैं श्री पीताम्बरा पीठ, पीताम्बरा माई की पीठ है, और यहां दर्शन करने के लिए तमाम सियासतदान दशकों से आते रहे। देश के कई प्रधानमंत्री, नेहरू, वाजपेयी, इंदिरा गांधी, कई मुख्यमंत्री यहां पीताम्बरा माई के दर्शन करने आते रहे, और राजनीति में अपनी कुर्सी की सलामती के लिए दुआ मांगते भी आते रहे। लेकिन मैं दतिया आया हूं, इसकी खास वजह है, दतिया जिला भी है और दतिया एक विधानसभा सीट भी है। जिले में ऐसे तो 3 सीटें हैं, जिसमें 2 पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन एक जो दतिया विधानसभा सीट है, वहां से मध्य प्रदेश के दिग्गज मंत्री कहें तो शिवराज के बाद नंबर 2 मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहां से बीजेपी की तरफ से चौथी बार उम्मीदवार हैं, 3 बार के जीते हुए विधायक हैं। और नरोत्तम मिश्रा को चुनौती इस बार दे रहे हैं रविंद्र भारती, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हालांकि राजन भारती, माफ करिए, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हालांकि 2 बार हारे भी हैं, लेकिन 2 बार वो विधायक भी रहे, एक बार कांग्रेस से, एक बार समाजवादी पार्टी से, और एक बार बसपा से भी हारे हैं। लेकिन उनके पिता भी यहाँ 4 बार विधायक रहे। बड़ा दिलचस्प ये हुआ था कि दतिया में आया था मेरे ख्याल से 3 हफ्ते पहले, करीब 3 हफ्ते पहले, जब यहाँ दतिया से अवधेश नायक नाम के एक शख्स को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था दूसरी या तीसरी लिस्ट में, जो अवधेश नायक दशकों तक रहे बीजेपी में, संघ में, लेकिन अचानक उन्हें टिकट दिया गया, और जो राजेंद्र भारती दावेदार थे उनका टिकट काट दिया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि राजेंद्र भारती के बहुत सारे समर्थकों ने विरोध जताया, और आखिरकार अंत में कांग्रेस नेतृत्व ने टिकट बदल दिया। अवधेश नायक का टिकट कटा, वापस हुआ, और उसके बाद फिर से राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया। तो एक तरह से ये मुकाबला राजेंद्र भारती वर्सेस नरोत्तम मिश्रा है। तो ये देखने के लिए आया कि यहाँ क्या होगा। और अगर कहें तो नरोत्तम मिश्रा के बारे में यहाँ के लोग नरोत्तम मिश्रा को दादा भी बोलते हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा वो शख्स जो अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चित भी रहते हैं, कई बार विवादित बयान भी देते हैं। जैसे आज ही मैं उनका बयान देख रहा हूँ, आज वोटिंग के बाद गृह मंत्री के तौर पर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है, कांग्रेस जीती तो पाकिस्तान में जश्न होगा, कांग्रेस जीती तो पाकिस्तान में जश्न होगा, नरोत्तम मिश्रा का बयान। ऐसा ही कुछ बयान 2015 में अमित शाह ने बिहार में दिया था कि अगर नीतीश और लालू जीते तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, दिवाली बनेगी। क्या हुआ देखा दुनिया ने। तो इस तरह के बयान देना, इसका मतलब है ध्रुवीकरण, मतलब है हिंदुत्व की पिच पर एक ऐसा माहौल बनाना जिससे आसान हो जाए, जीत आसान हो जाए। लेकिन क्या इस बार जीत आसान है? क्योंकि जो राजेंद्र भारती कांग्रेस के टिकट पर फिर वापस आ गए हैं, उनके वोटर किस तरह से उनके पक्ष में मतदान करते हैं, या कैसी लामबंदी होती है। लेकिन अगर पिछले चुनाव की बात करेंगे 2018 में, तो शायद 2800 वोटों से ही नरोत्तम मिश्रा जीते थे। तो इस बार क्या होगा दतिया में, इसको देखने के लिए मैं कुछ बूथों तक जाऊंगा, वोटर से बात करूंगा। खास बात यह है कि पहुंचते पहुंचते यहाँ शाम हो गई है। देखते हैं कितने बूथ पर कितने वोटर मिलते हैं, और दिखाएंगे आपको जो वोटर कहते हैं, सुनाएंगे आपको। और ऐसे भी आज बहुत लंबा सफ़र किया हमने, कहाँ मुरैना, कहाँ ग्वालियर, कहाँ दतिया, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि एक ही दिन में कम से कम 3 ज़िले और 3 ज़िले की अहम सीटों के बारे में वहाँ क्या हो रहा है आपको दिखाऊं। तो इसलिए चलते हैं हम कुछ बूथों की तरफ। अब मैं वोट देने वाले वोटर्स की तलाश में दतिया में पोलिंग बूथ तक तो पहुंचा हूं, लेकिन शाम हो गई है, 5:15 बजने वाले हैं, 6 बजे तक पोलिंग है। और ये है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, गवर्नमेंट हाई स्कूल सिविल लाइन दतिया। तो ये एक पोलिंग बूथ है, आदर्श मतदान केंद्र। अब जो लोग निकलते हैं उनसे ज़रा बात करते हैं, हालांकि वक्त बहुत कम है। और यहाँ दतिया में एक हलचल ये दिखी कि इस बूथ से अभी मैं गुजरा भी था पीताम्बरा पीठ जाने के लिए। अब इनसे ज़रा 1 मिनट, वोट दे दिया आपने? हाँ दे दिया। तो क्या सोच के दिया, इस बार क्या चाहते हो आप?
सरकार बदलाव चाहते हो, क्या चाहते हो इस बार? बदलाव ही चाहते हो। क्यों? आ जाओ, इधर आके बात करो, आगे चलते चलो, इधर बूथ से आगे आ जाओ। हाँ चलो क्यों? भाई साहब वोट दे दिया? हाँ दे दिए। क्या सोच कर दिया इस बार वोट? क्या चाहते हो, बदलाव या क्या चाहते हो? सब बढ़िया होए और क्या करना अपन है। तो सरकार कौन सी चाहते हो इस बार? हम तो इतने ही नहीं जाना तो अपन हैं? इतने के अपन नहीं जाना। नहीं जानते हैं? सब बढ़िया होए और क्या करना अपन हो। चलो ठीक, हाँ आ जाओ। अब यहाँ दिक्कत क्या है दतिया में कि दोनों तरफ से, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, दोनों तरफ से पोलिंग एजेंट बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे मैं पीताम्बरा पीठ जा रहा था, उस समय तो बहुत 50 लोग, 40 लोग इधर और 40 लोग उधर, और उसमें इधर से जो लोग आ रहे हैं वो मुझे लगता है कांग्रेस वाले होंगे, उधर से जो वोटर लेके आ रहे हैं पोलिंग एजेंट वो बीजेपी के हैं। और उसमें मुश्किल होता है कि एक साथ जैसे ही कैमरा, अभी मैं मंदिर जाते हुए पहले भी सोचा कि शूट कर लूँ पहले ही, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी कि जैसे ही गाड़ी से उतरा तो 50-60 लोग दौड़ पड़े, और वो सब पोलिंग एजेंट, कार्यकर्ता दोनों दलों के। तो मैं फिर बचता हुआ फिर मैं गया कि चलो 5 मिनट बाद आऊँगा। तो यहाँ मुश्किल है बात कर पाना, और बहुत लोग बात करने से भी बचते हैं। देखिए अब ये 2 लोग वोट देकर जा रहे हैं, जरा 1 मिनट इनसे पूछते हैं। तो वोट दे दिया भाई साहब? दे दिया भाई साहब। क्या शुभ नाम है आपका? पवन दीक्षित। दीक्षित जी, तो कैसी सरकार, क्या सरकार चाह रहे हो? बदलाव अभी तो चाह बढ़िया रहे जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? बढ़िया जा रहा है, अच्छी जा रहा हो? तो है, बदलाव चाह रहे हो क्या? कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं बदला, तो बराबर है। जो बराबर है। हाँ। आप भी यही चाह रहे हो? यही चाह रहे हैं, हैं? यही चाह रहे हैं। क्या जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। की खास बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा ऐसे दबंग नेता है, इसमें कोई शक नहीं। गृह राज्य मंत्री हैं, गृह मंत्री माफ़ करें, मध्य प्रदेश के। मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 हैसियत है। सरकार, सिस्टम, प्रशासन, पुलिस पर ज़बरदस्त उनका दबदबा है। और दतिया, जब मैं पिछली बार आया था तब भी दतिया के लोग बहुत किस्से सुनाते हैं नरोत्तम मिश्रा के बारे में, और आम धारणा है कि नरोत्तम मिश्रा की मर्जी के बगैर दतिया में पत्ता भी नहीं हिल सकता, दादा बोलते हैं। तो अब जब दादा हैं और इतने समर्थक हैं चारों तरफ, तो मुझे लगता है, और देर भी हो गई, जैसा मैंने कहा मुझे आने में देर भी हो गई, चूँकि मैं मुरैना और ग्वालियर होता हुआ है, तो बात करने से मैं 1-2 जगह और गया, लोग बात करने से बचते भी हैं। देखते हैं, जैसे ये बुजुर्ग माता जी आ रही हैं। हालांकि एक ये भी दिक्कत होती है कि कई बार ऐसी बुजुर्ग माताएं बात नहीं कर पाती हैं। वो अब इनसे ज़रा पूछते हैं। वोट हो गया भाई साहब? तो क्या सोचकर वोट किया, क्या चाहते हो? बदलाव चाहते हो, क्या चाहते हो? धीरे से बोल दो, कोई नहीं सुन रहा है। बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हो? अब तो बदलाव ही चाहते हैं। अच्छा, क्यों बदलाव? क्या नाम है आपका? अरे बदलाव की लहर है भाई। बदलाव की लहर है? हाँ। क्यों? बाकी लोगों को जरा रोको रिक्वेस्ट करके, क्यों बदलाव की लहर है? बदलाव की लहर इसलिए है कि हम बेरोजगार हैं। हाँ। तो यहाँ काम वाम हुआ है कि नहीं दतिया में? 3 बार से नरोत्तम मिश्रा रहे हैं। काम तो हुआ है, खाली सड़कें बिल्डिंगें बनाने से काम नहीं होता है। हाँ कोई उद्योग लगाए यहाँ पे? हाँ ये बताए आप? हाँ उद्योग तो लगाते तो बेरोजगारी खत्म होती। हाँ। महंगाई बताओ कितनी हो चुकी है। हाँ। पहले सिलेंडर कितने का था, पेट्रोल कितने की थी, अब कहाँ पे पहुँच गया है, हाँ। ये समझे सब। लेकिन लोग बोलते हैं नरोत्तम मिश्रा दतिया के दादा है, उनको हराना मुश्किल है। अरे वो ठीक है अपनी जगह।